गरीब राधिका एक छोटे से झोपड़े पर घर में अपने 2 बच्चे रिया वरुण के साथ बैठी थी। माँ, बहुत भूख लगी है, सवेरे से हमने कुछ नहीं खाया माँ। थोड़ी देर सब्र कर ले बिटिया, तेरे बाबा आते ही होंगे, फिर मैं उनसे पैसे लेकर थोड़ा राशन ले आऊंगी। तभी राधिका का पति दीपेश शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता है। आप फिर से शराब पी कर आए? आपको हमारी कुछ परवाह है कि नहीं? घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे और मैं सवेरे से भूखे बैठे हैं। अरे राधिका, आज ना मुझे 200 रुपये मिले थे मजदूरी के, तो मैंने उनसे जुआ खेला। जीतने ही वाला था पर पता नहीं कैसे हार गया। आज भी आप जुए में पैसे हार गए जी? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? यहाँ मैं और मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है। तभी दीपेश बेहोश हो जाता है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये। दीपेश और उसके परिवार वाले जामपुर गांव में अपने इस छोटे से किराए के घर में रहते थे। दीपेश को रोज शराब पीना और जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वो गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था। माँ, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, अब तो कुछ खाने के लिए दीजिए माँ। लगता है आज भी मुझे आस पड़ोस वालों से खाना मांग कर लाना होगा। तभी राधिका घर से बाहर जाती है और आस पड़ोस वालों से खाना मांगने लगती है। दामिनी बहन, मेरे बच्चे सवेरे से भूखे हैं, थोड़ा बासी कुचा खाना दे दो ना, मिल जाएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तेरा तो रोज का ही हो गया है राधिका, रोज रोज तुम मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है खाना मांगने। ना, नहीं है जा यहाँ से खाना। इसी तरह कई लोग राधिका को झिड़क कर अपने घर से भगा देते हैं। आखिर क्यों मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ? भगवान जी, क्यों मेरे पति हमें इतना तड़पा रहे हैं? दीपेश जो कमाता था वो सारा शराब और जुए में उड़ा देता था, जिसके चलते उसके बच्चे और पत्नी हर दिन खाने के लिए तड़पते थे। तभी राधिका घर जाती है और अपने बच्चों को आज भूखा ही सुला देती है। अपने बच्चों की भूख की ऐसी तड़प नहीं देखी जा रही मुझसे। अगर दीपेश ही हमारा ख्याल नहीं रख पा रहे तो अब मुझे ही बाहर जाकर कोई काम करके पैसे कमाने होंगे। अगले दिन राधिका गांव में एक सेठ मनोहर के घर काम मांगने जाती है। मनोहर के घर उसकी पत्नी जानवी थी। हाँ, हमें काम वाली बाई की तो जरूरत है। अगर तू हमारे घर में साफ सफाई और सारे काम करेगी तो मैं तुझे 3000 दूंगी महीने के। राधिका इस काम के लिए हाँ कहकर अपने बच्चों के पास आती है। बच्चों, मुझे एक काम मिल गया है, तो अब रोज मैं सवेरे से शाम तक काम पर जाऊंगी, तब तक तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। तभी राधिका जानवी के घर जाकर साफ सफाई करती है, बर्तन धोती है, ये सब काम करने लगती है। तभी रात हो जाती है। मालकिन, थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? मुझे अपने घर पर राशन भरना है। जानवी राधिका को थोड़े पैसे देती है, तो उन पैसों से राधिका घर का राशन लेकर आती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर उनको खिलाने लगती है। तभी दीपेश नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए घर आता है। ये खाना कहाँ से लाई तू? बाबा, माँ भी आपकी तरह बाहर जाकर काम कर रही है, माँ ने पैसे कमाकर राशन लाई। अच्छा, तू पैसे कमाने लग गई? चला, मेरी बाटली के लिए मुझे पैसे दे। शर्म नहीं आती आपको पैसे मांगते हुए? इस घर का गुजारा चलाना आपकी जिम्मेदारी है और आप है कि? तभी दीपेश राधिका को एक चाटा मार देता है। 2 पैसे क्या कमाने लग गई? मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही है तू? दीपेश राधिका को पीटने लगता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राधिका रोज जानवी के घर जाकर काम करने लगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी, और इधर दीपेश रात दिन शराब पीकर जुआ खेलने लगा। एक दिन शराब की आदत देखकर गांव वाले दीपेश को काम देना बंद कर देते हैं।
एक रात दीपेश गांव के मुखिया बलराम के पास जाता है। मुखिया जी, मेरे बेटे के दिल में छेद है। डॉक्टर ने कहा है उसका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। क्या? तो तू अपने बच्चे का इलाज करवाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं मुखिया जी, इलाज में हजारों रुपए लग रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको बाद में लौटा दूंगा मुखिया जी। याद से लौटा देना। बलराम दीपेश को 5,000 रुपए दे देता है। अब इसी तरह दीपेश हर गांव के अमीर व्यक्ति से झूठ कहकर पैसे उधार लेने लगा और उन पैसों से शराब और जुआ खेलने लगा। कुछ महीनों बाद राधिका के घर मुखिया बलराम और गांव के कई सारे लोग आते हैं और वो राधिका को दीपेश की करतूत बताकर अपना पैसा मांगते हैं। क्या इन्होंने ऐसा बोला आप लोगों को? अपने पति को एक बात समझा देना, अगर कल तक हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम उसे जान से मार देंगे। सब धमकियां देकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद कर्जदारों से छुपते छुपाते दीपेश घर आता है। अरे कैसे इंसान हो आप, जो अपने ही बच्चों की झूठी बीमारी का बहाना बताकर लोगों से शराब पीने और जुआ खेलने के लिए पैसे लेते जा रहे हो। अभी पूरा गांव आया था यहाँ पैसे मांगने और वो सब धमकियां देकर गए हैं कि अगर उन्हें उनका पैसा कल तक नहीं मिला तो वो आपको जान से मार देंगे। ये सुनकर दीपेश का सारा नशा उतर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? यहाँ मैं इतनी मेहनत कर कर के पाई पाई कमा कर घर का गुजारा चला रही हूँ और आप अपनी ही मस्ती में जिए जा रहे हैं। अरे नहीं है पैसे तो जाकर किसी दरिया में कूदकर मर जाइए। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़े हैं आप हमें। तभी दीपेश गुस्से में राधिका को धक्का देकर नीचे फेंक देता है तो राधिका एक लोहे की कुर्सी पर सर के बल जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। माँ माँ। तभी वरुण रिया दीपेश को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद सर के बल गिरने से दीपेश की वही मौत हो जाती है। माँ उठिए ना माँ, माँ 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 उठिए ना माँ, माँ। दोनों बच्चे राधिका को उठाने की कोशिश करते हैं पर राधिका को होश नहीं आता। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। वरुण दौड़ता हुआ बाहर जाता है और पास के एक डॉक्टर को अपने घर लेकर आता है। डॉक्टर पहले राधिका का चेकअप करता है और फिर दीपेश का। बेटा, तुम्हारी माँ को मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। अब तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। ये सुनकर दोनों बच्चे खूब रोते हैं। थोड़े समय बाद राधिका को होश आता है तो सर पर चोट लगने से उसे बार बार चक्कर आने लगते हैं। 2 दिन बाद राधिका जानवी के घर में थी, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। उसके पास उसके बच्चे भी थे। अरे इसे तो फिर से चक्कर आ रहे हैं। माँ, माँ उठिए माँ। थोड़े समय बाद राधिका को होश आता है। राधिका, तुझे बार बार चक्कर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं मालकिन, जब से मैं सर के बल गिरी थी तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देख, तू ना किसी डॉक्टर को दिखा और कल से मेरे घर काम पर मत आना। इस समय तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी राधिका बच्चों के साथ घर आती है और जैसे ही चरपाई पर लेटती है तो उसके पूरे शरीर को पैरालाइज हो जाता है। ये देखकर राधिका खूब रोती है क्योंकि अब वो चलना फिरना उठना बैठना नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद घर का राशन खत्म हो चुका था। वरुण, तुम माँ के पास बैठ, मैं बाहर किसी से खाना मांग कर लाती हूँ। रिया बाहर गांव में आती है तो कोई भी उसे खाना नहीं देता। तभी उसे सड़क पर कचरे के ढेर में कई सारी बासी रोटियां पड़ी दिखाई देती हैं। ये रोटियां तो खराब है, पर माँ और हम सब कल से भूखे हैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। चलो यही रोटियां मैं घर को ले जाती हूँ और हम इन्हीं को ही खा लेंगे। रिया कचरे से बासी रोटियां उठाती है और उनके ऊपर की मिट्टी हटाकर उन्हें घर को ले आती है। रोटियां, बहुत जोरों की भूख लगी है। रिया वरुण को रोटियां दे देती है। ये रोटी तो कितनी कड़वी है।
बेटा कहाँ से लाई हो तुम रोटियां? अगर मैंने माँ को बता दिया कि मैं कचरे से लाई हूँ रोटियां, तो माँ हमें ये रोटियां नहीं खाने देगी और फिर हम भूखे रह जाएंगे। चलो कड़वी ही सही, इन्हें खाकर पेट तो भर जाएगा। भूखे रहने से अच्छा इन्हें खा ही लेता हूँ। दोनों बच्चे बासी कचरे में पड़ी रोटियां खाने लगते हैं। अपने बच्चों को भूख के मारे ऐसे तड़पता देखकर राधिका खूब रोती है। अगले दिन, वरुण, हम माँ की दवाई कैसे लाएं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पर दवाई लाना तो बहुत जरूरी है। वरुण बाहर जाता है और राह चलते इंसानों से पैसे मांगता है। अंकल, मुझे कुछ पैसे दो ना, मुझे अपनी माँ की दवाई लानी है। चले भिखारी कहीं के, चल। वरुण दूसरे आदमी के पास जाता है। अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़े पैसे दो ना अंकल। ये आदमी वरुण को 5 का सिक्का दे देता है। अब इसी तरह कुछ लोग वरुण को पैसे दे देते हैं, जिसके बाद वरुण अपनी माँ की दवाई ले आता है। बेटा, ये तू दवाई कहाँ से लाया? माँ, वो मेरा दोस्त है ना रोहन, उसने दिए मुझे। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राधिका सारा दिन चारपाई पर पड़ी रही और दोनों बच्चे रोज गांव में भीख मांगकर पैसे जमा करने लगे और लोगों से भीख मांगकर खाना खाने लगे। एक रात बाहर बेमौसम तूफानी बारिश हो रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठे थे। तभी अचानक राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, क्या हो रहा है आपको? माँ क्या हो रहा है आपको? राधिका जोर जोर से सांस ले रही थी। तभी वो बेहोश हो जाती है। उठिए ना माँ। माँ, आपको क्या हुआ? वरुण, चल हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। दोनों बच्चे बाहर आते हैं। बाहर अंधेरा और तेज तूफानी बारिश हो रही थी। तभी दोनों सड़क पर आते हैं तो एक कार तेज रफ्तार में आकर वरुण को उड़ा देती है। वरुण जख्मी हालत में सड़क पर बेहोश पड़ा था। उसके पैर से खून निकल रहा था। वरुण, मेरा पैर। आओ। तभी कार के अंदर से एक अमीर आदमी बाहर निकलकर वरुण के पास आता है। ओह शिट, ये क्या हो गया मुझसे? बेटा, मुझे माफ कर देना, बारिश के कारण मुझे तुम दिखाई नहीं दिए। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं डॉक्टर सुमित हूँ, मैं तुम्हारा दर्द जल्दी ही दूर कर दूंगा। आप डॉक्टर हैं तो आप मेरा इलाज बाद में कर रहे हैं। आप पहले हमारे घर चलिए, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया है। दोनों बच्चे सुमित को अपने घर ले जाते हैं। तभी सुमित राधिका का चेकअप करता है। अरे, इन्हें तो हार्ट अटैक आया है। बच्चों, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तभी वरुण और रिया सुमित को अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में बताते हैं। तभी सुमित तीनों को अपनी कार में लेकर शहर आता है और अपने हॉस्पिटल में राधिका का इलाज करता है। दोपहर का समय, राधिका को होश आ जाता है। माँ को होश आ गया? मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? राधिका जी, आपके बच्चों ने मुझे आपके बारे में बताया। अब जब तक आपका पैरालिसिस ठीक नहीं हो जाता, आप और आपके बच्चे मेरे घर में रहेंगे। कुछ महीने बाद राधिका ठीक हो जाती है। सुमित जी, आपने हमारी बहुत सहायता की है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राधिका जी, मेरा जीवन अब तक खाली खाली सा था, पर जब से आपके बच्चे और आप मेरे जीवन में आए हो, मुझे जीने की नई चाहत मिल चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे और आपका साथ मेरे साथ हमेशा रहे। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ राधिका जी, और अपने अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर राधिका भी खुश हो जाती है। उसके बाद सुमित राधिका से शादी कर लेता है और राधिका और उसके बच्चों को अपनाकर उनके साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। पूजा के दोनों भाई की शादी एक साथ होती है, लेकिन एक भाभी शहर की और एक गांव की होती है। पूजा खुद एक मॉडर्न लड़की है और खुद को बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट समझती है। पूजा अपने शहर की भाभी तनीषा को ज्यादा तवज्जो देती है, जबकि गांव की नीलम उसे पसंद नहीं और वो उसकी इंसल्ट करती रहती है। तनीषा भाभी, आपकी ड्रेसिंग सेंस का तो जवाब नहीं।
आपने बहुत अच्छा लहंगा बनवाया है। हाँ पूजा, ये मैंने डिजाइनर से बनवाया है, डिजाइनर से। वैसे लहंगा तो नीलम तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। क्यों झूठी तारीफ कर रही हो माँ? नीलम भाभी का लहंगा बिल्कुल गांव जैसा है, ना स्टाइलिश ना महंगा। हाँ पूजा, मेरा लहंगा स्टाइलिश नहीं है क्योंकि ये मेरी नानी का लहंगा है। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे दिया था। इस पर हाथ से जरी का काम हुआ है जो आजकल देखने को भी नहीं मिलता। हाँ बहू, तुम सही बोल रही हो। ये तो बहुत ही एंटीक पीस है, आजकल नहीं देखने को मिलता ऐसा। तनीषा और पूजा मुंह बनाने लगती हैं। उनसे नीलम की तारीफ सहन नहीं होती। अगले दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। तनीषा कस्टर्ड बनाती है और नीलम खीर, और दोनों उसकी सास के लिए लेकर आती है। क्या बात है, आज तो अच्छा खाने को मिलेगा। ये देखो पूजा, मैंने कस्टर्ड बनाया है, टेस्ट करो। माँ जी, मैंने खीर बनाई है, आज पहली रसोई की। पूजा कस्टर्ड खाती है और सास खीर। खीर खाते ही सास उसे थूक देती है। अरे बहू, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ माँ जी? लगता है गलती से तुमने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया है बहू। तनीषा मन ही मन सोचती है कि आखिर उसका प्लान कामयाब हो ही गया। उसने शक्कर की जगह नमक का डब्बा जो रख दिया था। नीलम हैरान रह जाती है। मुझे तो लगा था भाभी आप गांव की है तो आपको कम से कम खाना तो अच्छा बनाना आता होगा, लेकिन आप तो इसमें भी फेल हो गई। पूजा और तनीषा दोनों ताली मारकर नीलम पर हंसने लगती है। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मॉम, आप ये खाओ, इसमें नमक नहीं है। हाँ मम्मी जी, ये बहुत अच्छा है, आप टेस्ट तो करो। सास को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन पूजा को एक पार्टी में जाना होता है। वो कपड़े देख रही होती है कि कौन सा पहनना है। तभी वहाँ तनीषा आ जाती है। क्या कर रही हो पूजा? भाभी, आज मुझे एक पार्टी में जाना है, बस उसी के लिए ड्रेस देख रही हूँ। तनीषा उसको एक ड्रेस चूज करके दे देती है। आई थिंक तुम्हें ये पहनना चाहिए। ये? अरे भाभी, मैं एक नाइट पार्टी में जा रही हूँ, ना कि किसी की शादी में। कैसी पसंद है आपकी? आप रहने दो, आप मेरी ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर पाओगी। पूजा की बात सुनकर तनीषा को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती है, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अगले दिन पूजा की दोनों भाभियां और मम्मी हॉल में बैठी होती है। पूजा वहां आती है और सबको एक खबर सुनाती है। अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं मिल गए। मुझे आप लोगों को एक खबर देनी है। हमारी सोसाइटी में ड्रेस डिजाइनिंग का कंपटीशन हो रहा है। जो लड़की सबसे अच्छी ड्रेस बनाएगी उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ओह वाव! लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? इस कंपटीशन में जोड़ी को पार्टिसिपेट करना है, वो भी नंद भाभी की जोड़ी को। तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है पूजा? तुम्हारी तो दो भाभियां हैं, तुम तो किसी के साथ भी जोड़ा बना सकती हो। ये तो आपने सही कहा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तनीषा भाभी के साथ जोड़ी बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें फैशन का ज्यादा नॉलेज है और साथ ही वो डिजाइनर कपड़े भी पहनती है। क्यों भाभी, सही कहा ना? अरे हाँ पूजा, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। नीलम, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकती थी वैसे, लेकिन वो क्या है ना ही तुम मॉडर्न कपड़े पहनती हो और ना ही तुम्हें मॉडर्न कपड़ों का ज्यादा ज्ञान है, तो हम नहीं चाहते कि तुम पार्टिसिपेट करो और लोग तुम्हारा मजाक बनाएं। क्यों पूजा? ये बात आपने सही कही भाभी। क्यों हम बेचारी नीलम भाभी को पूरी सोसाइटी के सामने बदनाम करें? नीलम दोनों की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होती है। ये गलत बात है पूजा, ऐसे अपनी भाभी की बेइज्जती तुम नहीं कर सकती। और तनीषा, हो सकता है नीलम को मॉडर्न कपड़ों का ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन मान मर्यादा का ज्ञान उसे तुमसे ज्यादा अच्छा है। इसीलिए आगे से उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचना। अरे मम्मी जी, आप तो बुरा ही मान गई, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं मीरा और तनीषा भाभी का नाम लिखवा रही हूँ, हम दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
अगले दिन पूजा और तनीषा ड्रेस डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी करने लगती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस कंपटीशन में क्या बनाना है। देखो भाभी, 3 राउंड होंगे और फाइनल राउंड में हमें बिल्कुल ही कुछ अच्छा बनाना होगा। तुम चिंता मत करो, जीतेंगे तो हम ही। मैं सोच रही हूँ पहले राउंड के लिए हमें कोई ऐसी ड्रेस बनानी चाहिए जो दिखने में भी मॉडर्न हो और पहनने में भी कंफर्टेबल। वो दोनों बातें कर ही रही होती है, तभी वहाँ नीलम आ जाती है और दोनों की बातें सुनने लगती है और साथ ही अपनी कुछ सलाह भी देती है। हाँ, तुमने सही बोला तनीषा, क्यों ना तुम कुछ ऐसा बनाओ जो हर औरत पहन सके, मतलब हाउसवाइफ भी और ऑफिस में काम करने वाली भी। तुम प्लीज जाकर खाना बनाओ नीलम, हमें हमारा काम करने दो। हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, हमें तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नीलम भाभी, आप प्लीज जाओ, खाने की तैयारी करो, ये काम हम संभाल लेंगे। दोनों एक बार फिर से नीलम की इंसल्ट कर देते हैं और नीलम चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन का दिन, अब वो दिन भी आ जाता है जब पहले राउंड का कंपटीशन होता है। नीलम घर पर इंतजार कर रही है कि कब तनीषा और पूजा वापस आएंगे और अपना रिजल्ट बताएंगे। नीलम बेटा, तू कम से कम खाना तो खा ले, वो दोनों आते ही होंगे, फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मम्मी जी, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है। पूजा और तनीषा दोनों ने रात भर कितनी मेहनत की है, भगवान करे वो जीत ही जाए। पूजा और तनीषा को आता देख नीलम खुश हो जाती है और उन दोनों से पूछती है, कैसा रहा आप दोनों का कंपटीशन? विनर कौन रहा? हमारा 2nd नंबर लगा, पर मुझे नहीं लगता कि गीता की भाभी का पहला नंबर लगना चाहिए था। उनकी ड्रेस हमारी ड्रेस से अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं पूजा, 2nd नंबर लगा ये भी अच्छी बात है। 2nd राउंड के लिए तुम लोग और मेहनत करना तो तुम्हारा 1st नंबर लग जाएगा। कहना आसान है भाभी, जो मेहनत करता है उसे ही पता होता है कि पहला नंबर ना लगा वो उसे कैसा लगता है। आपको क्या पता। पूजा, ये तुम अपनी भाभी से कैसी बात कर रही हो? सॉरी बोलो उसे। पूजा बिना कुछ बोले गुस्से में अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे तनीषा भी चली जाती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, उनका मूड अच्छा नहीं है इसीलिए ऐसा बोल दिया। भगवान करे आगे उनका पहला नंबर लग जाए। अगले दिन दूसरे राउंड का कंपटीशन होता है। नीलम फिर से दोनों का इंतजार कर रही है और बार बार घड़ी देख रही है। तभी पूजा और तनीषा आ जाते हैं और दोनों बहुत खुश हैं। मम्मी, ये देखो, आज हमारा 1st नंबर लगा है। हमारी ड्रेस आज सबसे अच्छी थी। वो तो लगना ही था पूजा, हमसे बेहतर कोई हो सकता है क्या? कल तो जरूर कुछ चीटिंग हुई होगी, इसलिए हमें दूसरा नंबर दे दिया था। लेकिन आज तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी ड्रेस सबसे अलग थी, आज तो हमें जीतना ही था। मैंने कहा था ना कि आपका पहला नंबर लग जाएगा। कंग्रेचुलेशन। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमारा पहला नंबर हमारी मेहनत की वजह से नहीं, आपके बोलने की वजह से लगा है। अरे पूजा, इसे छोड़ो, चलो कल फाइनल है, उसकी तैयारी करते हैं। हमने जो लहंगा तैयार किया था उसमें अभी थोड़ा काम बाकी है। एक बार फिर से पूजा और तनीषा नीलम की इंसल्ट करके चले जाते हैं और नीलम वही खड़ी रह जाती है। रात में नीलम पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि पूजा के कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। नीलम चेक करती है तो पता चलता है पूजा रो रही है। अरे पूजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये देखो भाभी, कल के फाइनल के लिए जो हमने ड्रेस तैयार की थी उसे किसी ने काट दिया है। पूरी ड्रेस बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? कल सुबह फाइनल है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? पता नहीं भाभी, मैं तनीषा भाभी को जगाने गई थी लेकिन उन्होंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे लगता है कल का फाइनल में हार जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ये लहंगा मुझे दो, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन आप क्या कर पाओगे भाभी? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। सुबह तुम्हें तुम्हारा लहंगा सही सलामत मिल जाएगा। सुबह
सुबह पूजा और तनीषा उठकर आते हैं तो देखते हैं नीलम हाथ में लहंगा लिए खड़ी है। उसने लहंगे को एक अलग ही डिजाइन में बना दिया है। उसने अलग अलग साड़ियों के टुकड़े जोड़कर सतरंगी लहंगा बना दिया जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। भाभी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पूरे लहंगे की डिजाइन ही बदल दी। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये तुमने क्या किया नीलम? मेरे डिजाइनर लहंगे को बिगाड़ कर रख दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे लहंगे को हाथ लगाने की? वो आपका लहंगा नहीं था भाभी, वो मेरा लहंगा था। आपने तो सिर्फ कुछ हेल्प की थी, उसे बनाया तो मैंने ही था ना। और आप तो रात को जाकर आराम से सो गई थी। आपको पता भी है कि लहंगा पूरा खराब हो चुका था। वो तो नीलम भाभी की वजह से ये सही सलामत बन गया। पूजा, तनीषा, अभी तुम लोग जाओ, कंपटीशन के लिए देरी हो रही है। हम शाम को बात करेंगे। पूजा और तनीषा चले जाते हैं। शाम को तनीषा और पूजा हाथ में ट्रॉफी लेकर घर आते हैं। पूजा बहुत खुश है जबकि तनीषा का मुंह उतरा हुआ है। पूजा ट्रॉफी सीधा लेकर नीलम को दे देती है। ये लो मेरी प्यारी नीलम भाभी, आपकी ट्रॉफी, आपके लहंगे को फर्स्ट प्राइज मिला है और हम ये कंपटीशन जीत गए हैं। क्या सच में? ये सब आपकी मेहनत का कमाल है पूजा। नहीं भाभी, मेरी मेहनत तो रात को ही बर्बाद हो चुकी थी। वो तो आपने उस लहंगे को जैसे तैसे ठीक कर दिया, वरना मैं तो कंपटीशन में भाग लेने के लायक ही नहीं बची थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उस लहंगे को किसने काटा था। उस लहंगे को तनीषा ने काटा था पूजा। मैंने खुद अपनी आंखों से तनीषा को उस लहंगे पर कैंची चलाते हुए देखा था। लेकिन ये तो मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर तनीषा ने ऐसा क्यों किया। वो तो खुद तुम्हारे साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। क्या तनीषा भाभी ने? लेकिन तनीषा भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों चाहती थी कि हम हार जाए? हम नहीं, तुम हार जाओ। मैं चाहती थी कि तुम हार जाओ और तुम्हें पता चले कि तुम कोई बहुत मॉडर्न लड़की नहीं हो। तुम्हें बहुत घमंड था ना कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो, स्टाइलिश कपड़े तुम ही पहन सकती हो, तुम्हें ज्यादा नॉलेज है। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम हार जाओ। तनीषा गुस्से में अंदर चली जाती है और पूजा को अब तनीषा की सच्चाई का पता चल जाता है। मैंने तो सोचा था कि तनीषा भाभी मेरा साथ दे रही है, लेकिन वो तो मुझे ही हराने में लगी थी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मैं जीत पाई और उनकी सच्चाई भी मेरे सामने आ गई। और मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपकी हमेशा इंसल्ट की और आपको नीचा दिखाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा पूजा को माफ कर देती है